बहुत बहुत स्वागत है आपका हरी सरनम लर्निंग हब में। आज हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। इससे पहले आपके क्लासें हो चुकी हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में और पृथ्वी के भूगर्भ के इतिहास के संबंध में। आप उनको जरूर जाकर देख लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। ये हमारा कंप्लीट ज्योग्राफी बैच है जिसमें आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। अपनी तैयारी बेहतर करने के लिए आप जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर कंप्लीट ज्योग्राफी मिलेगा जिसमें आप ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी सभी आपका इसमें कंप्लीट रहेगा। ठीक है, तो ये आप अगर सी यू टी पी जी की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप सी यू ई टी पी जी की तैयारी ज्योग्राफी से कर रहे हैं, कोई अच्छा कॉलेज चाहते हैं तो आप ज़रूर इससे जुड़िए। कंप्लीट आपका 2026 के लिए, सॉरी 2025 के लिए, 26 का अगर भी आप कर रहे हैं तब भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो जब 25 और 26 के लिए आप इसकी तैयारी अच्छे से यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपका जो पहला पेपर जो होता है कंपलसरी जो होता है रीजनिंग का, ठीक है, वो भी आपका करवाया जाएगा। तो इसमें जियोमॉर्फोलॉजी में हमने शुरुआत की थी, इसी में आगे टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये हमारा जो ऑफलाइन बैच है, यहाँ पर ये दो ऑफलाइन बैच चलते हैं, एक क्लास 12 का, एक क्लास 10 का, सभी कॉम्प्रिहेंसिव केमिस्ट्री बैच रहेंगे। ठीक है, जिसमें आपकी 2026 बोर्ड की तैयारी कराई जाएगी। ये आपका ज्योग्राफी बैच है जो हमारे द्वारा ही चल रहा है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। सी यू टी पी जी यू पी एस सी ऑप्शनल के लिए आप चुन सकते हैं इसको। आपको केवल एक साल के लिए 5,999 रुपये देने पड़ेंगे, तो आपकी कंप्लीट, हम आपकी एक ऐप पर कंप्लीट तैयारी कराएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं। आपने अब पढ़ा जरूर होगा पिछली क्लासों में। तो अगर अंदर की बात करें पृथ्वी के, तो कोई ऐसे गया तो है नहीं जो अंदर की पता चल सके कि क्या चीजें रही होंगी, कैसा स्ट्रक्चर है। बाहरी चीजों से अनुमान लगाया जाता। अब अनुमान कैसे लगाया जा सकता है, इसके दो प्रकार हैं। कौन कौन से? आप ऐसे, इसके सोर्स हैं, क्या है सोर्स? दो प्रकार से सोर्स हैं। पहला है प्राकृतिक सोर्स और दूसरा है अप्राकृतिक। अब नेचुरल और आर्टिफिशियल में अंतर क्या है? अब प्राकृतिक में आप देखें कि इसमें क्या आ जाएगी, डेंसिटी आ जाएगी आपकी। डेंसिटी क्या होता है, घनत्व। दूसरा आ जाएगा आपका प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, दाब। और तीसरा आता है इसमें टेम्परेचर। क्या आता है, टेम्परेचर, तापमान। तो इन तीन चीजों से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का कुछ पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं, देख लीजिए विस्तार से। सबसे पहले अगर हम बात करें डेंसिटी की, किसकी बात करेंगे, डेंसिटी की। डेंसिटी में क्या, सबसे पहले हम बात करें तो आप ऐसे समझिए कि घनत्व होता क्या है। घनत्व का मतलब होता है जो, एक जैसे कोई ये चट्टान है, उसके जो कण हैं, ठीक है, कण हैं, वो कितनी दूरी पर हैं, मतलब पास पास हैं या दूर दूर हैं। पास पास होना ही घनत्व कहलाता है, डेंसिटी। ठीक है, और उसमें सघनता कितनी है, वो होता है डेंसिटी। अब जैसे कि हमारी पृथ्वी है, ठीक है, उसमें ऊपर से आप जब नीचे जाएंगे तो क्या है, ये चट्टाने हैं, मिट्टी है। ठीक है, ऊपर मिट्टी की पतली लेयर है, फिर चट्टाने हैं, ठीक है, परपटी है। तो ये सब नीचे जाते जाते क्या करते जाते हैं, दबाव डालते जाते हैं। तो आपने एक सुना होगा, जब दबाव बढ़ता है तो डेंसिटी बढ़ती है, दोनों में समान अनुपात होता है। अगर दबाव बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो डेंसिटी क्या है, जब नीचे जाने पर डेंसिटी बढ़ती जाती है, क्या होती जाती, बढ़ती जाती है। तो भूपर्पटी की डेंसिटी, ठीक है, अध्ययन किया गया जब डेंसिटी पर, भूगोलवेत्ताओं ने अध्ययन किया। अब उस अध्ययन से क्या निष्कर्ष निकला, वो आप देख लीजिए। ठीक है, अध्ययन किया गया तो निष्कर्ष निकाला गया, देखो अब अंदर का
वहां पर जाकर उसका घनत्व तो चट्टान का निकालना संभव तो होता नहीं है, ठीक है, वो पता नहीं हो पाता। तो क्या किया गया कि ऊपर की जो परपटी थी, ऊपरी परपटी की चट्टानों का घनत्व निकाला गया, लगभग 3.3 से लेकर 4 की कुछ ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब के लगभग इसका घनत्व निकला। किसका? ऊपरी भूपरपटी का, यानी कि ऊपरी भूपरपटी को कहते हैं हम क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट। तो इस क्रस्ट का घनत्व तो अध्ययन से पता चला कि 3.3 के लगभग ग्राम घन सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। नीचे जाने पर क्या है? प्रेशर बढ़ेगा। क्यों प्रेशर बढ़ेगा? इसका सीधा सीधा अनुमान आप खुद लगा सकते हैं कि जब कोई चीज आप ऊपर एक के ऊपर एक चीज रखते चले जाएंगे तो क्या होता चलाएगा, नीचे वाली जो भी सब्जेक्ट है उस पर क्या प्रेशर बढ़ता जाएगा। आप कॉपियां रख के देख लीजिए, जो सबसे नीचे कॉपी रहेगी उस पर सबसे ज्यादा प्रेशर, ऊपर धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब प्रेशर है, जैसे कि आप कोई ऐसे कागज रख दो, ऐसे फोल्ड करके आपने एक कागज फाड़ा और उसको ऐसे गुड़मुड़िया के रख दिया कागज, ठीक है। तो अब ये जो इस प्रकार का कागज है आपका, जब इसके ऊपर आप कॉपियां रखेंगे, प्रेशर करेंगे, तो ये जो अभी सिकड़ा हुआ है ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये चिपकता चला जाएगा ना। तो ये सीधा सीधा दिखाता है, दर्शाता है, इससे पता चलता है कि पृथ्वी में अंदर जाने पर दबाव बढ़ता है और डेंसिटी भी बढ़ती है, ठीक है। दबाव बढ़ रहा है, डेंसिटी भी बढ़ रही, तो सीधा अनुमान लगाया गया कि नीचे जाने पर डेंसिटी बढ़ती जाएगी। अब ये अनुमान लगाना कठिन है कि कितनी हो जाएगी। तो औसत घनत्व पृथ्वी का निकाला गया, पृथ्वी का औसत घनत्व, औसत घनत्व कितना आया? औसत घनत्व बोले 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब आया, ठीक है, औसत घनत्व। और ये क्रस्ट का घनत्व, इसी क्रस्ट के अनुमान से औसत घनत्व निकाला गया और यही अनुमान लगाया गया, अध्ययन किया गया, तो इस केंद्र का घनत्व निकल के आया 11 घन सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम घन सेंटीमीटर क्यूब। 11। सबसे ज्यादा किसका घनत्व पाया जाएगा? क्रोड का। कितना? 11, ठीक है। तो ये बात आपको पता चल गई कि सबसे ज्यादा घनत्व तो क्रोड का पाया जाएगा, उससे कम मेंटल का, फिर सबसे कम क्रस्ट का। तो ये चीज आपने डेंसिटी के बारे में जाना। अब डेंसिटी और प्रेशर दोनों समानुपाती रहेंगे तो प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। अब कितना बढ़ रहा है, कैसा बढ़ रहा है, वो आप देख लीजिए, ठीक है। ये देख लीजिए, तो सबसे पहले इसमें आप ये जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट का यहाँ पर केवल डेंसिटी के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, डेंसिटी के बारे में, वो भी किसमें? ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। इसमें आप डेंसिटी देख लेंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा डेंसिटी कितनी है। तो अगर हम औसत की बात करें, औसत आपका घनत्व होता है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो औसत घनत्व आप बता देंगे, ठीक है। अब वो अलग अलग करके पूछ सकता है, फिर पूछ देगा कि क्रस्ट का कितना है, तो क्रस्ट का होता है 3.3। कितना होता है? 3.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब। मेंटल का होता है 5.3 के करीब, ठीक है। और क्रोड का सबसे ज्यादा, क्रोड का बताया गया 11। कितना बताया गया? 11। अलग अलग भी पूछ सकता है कि 11 सबसे ज्यादा, हाँ, ऐसे भी पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा डेंसिटी किस में पाई जाती है, क्रोड में, क्रोर में या मेंटल में। तो आप बता पाएंगे कि सबसे ज्यादा डेंसिटी क्रोड में पाई जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी हो गई डेंसिटी। तो डेंसिटी पता पड़ गया सबसे पहले क्रस्ट का 3.3, मेंटल का 5.3 के करीब और क्रोड का 11, ठीक है। तो किसमें मापा जाता है? ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब, ये आपकी इकाई है मापने की, डेंसिटी मापने की, ठीक है। अब बात करें तो औसत घनत्व भी पूछ सकता है, तो ये आप बातें 3 याद रखें। अब एक बात और आती है, जब हम दबाव को देखेंगे, किसको देखेंगे? प्रेशर को। तो प्रेशर में क्या होता है, दबाव बढ़ता जा रहा है, जैसे कोई चीज का दबाव आप बढ़ाते जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। अब कोई आप ऐसा पार्ट, सब्जेक्ट ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, पदार्थ ले लीजिए या चट्टान ले लीजिए, जब आप उसको प्रेशराइज करते रहते हैं
तो वो एक सीमा तक ही वहां तक पहुंचेगा, ठीक है, एक सीमा तक ही वो कोई चीज दबेगी, उससे ज्यादा फिर वो नहीं दबेगी, उससे ज्यादा प्रेशराइज नहीं हो सकती। तो वही यहाँ पर कह रहा है, एक महोदय हैं, वो कहते हैं कि दबाव एक सीमा तक ही बढ़ता है, दबाव एक सीमा तक ही बढ़ता है। अब वो सीमा क्या है, क्या हो सकती है, अब वो दबाव आपका डिपेंड करता है कि कितना बढ़ रहा है, कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो मतलब आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि जब नीचे जाते जाएंगे तो बढ़ता ही जाएगा, ये बात भी संभव नहीं है, क्योंकि नीचे आप ज्वालामुखी क्रिया पर पढ़े होंगे, ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है उसमें क्या निकलता है, लावा निकलता है। तो लावा निकलता है तो वो जो पिघला हुआ पदार्थ है चट्टानों का, वो कहाँ से आता है, जब इतना प्रेशर बढ़ जाएगा तो फिर नीचे कोई पिघला हुआ पदार्थ ही नहीं बचेगा, डेंसिटी इतनी ज्यादा कहाँ रहेगी। तो ये बात है, तो दबाव एक सीमा तक बढ़ता है, ठीक है। एक बात और निकल के आती है कि एक क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी का क्रोड का सबसे घनत्व किसके वजह से है, तो वो कारण होता है प्रेशर, ठीक है। प्रेशर के वजह से सबसे ज्यादा घनत्व क्रोड का है, प्रेशराइज करती, लेकिन एक सीमा तक ही बढ़ता है, उससे ज्यादा फिर डेंसिटी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। नहीं आप सोचते जाओ कि बढ़ती ही चली जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अभी तो अब कहा गया कि पृथ्वी के जो घनत्व डेंसिटी वो बढ़ते दबाव के साथ बढ़ती जा रही है, लेकिन दबाव उतना ही काम करता है, एक सीमा तक ही दबाव डाल सकता है, उससे ज्यादा दबाव प्रेशराइज नहीं हो सकती चीज है। तो फिर क्या चीजें हैं, फिर ये बताया गया कि जो नीचे की चट्टानें हैं, जैसे कि आपको पता होगा सियाल सीमा निफे के बारे में, तो वहां जो क्रोड है, क्रोड का भाग है, वो आपका निकेल और लोहे का बना हुआ है, निकेल लोहे का बना हुआ है, किसका बना हुआ है, निकेल लोहे का। तो निकेल और लोहे का बना हुआ है, तो निकेल और लोहे का जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा रहती है ना, तो इस वजह से ये अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ जो क्रोड में उपस्थित चट्टाने हैं उनका स्वयं घनत्व ज्यादा है, इसलिए वो उसका घनत्व ज्यादा हो जाता है, ठीक है, वो प्रेशर कार्य नहीं कर रहा है। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। अब हम देखते हैं टेम्परेचर, ठीक है, क्या देखेंगे, टेम्परेचर। तो दबाव क्या हो रहा है, दबाव बढ़ तो रहा है, लेकिन एक सीमा तक ही दबाव बढ़ेगा, उससे ज्यादा दबाव नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं टेम्परेचर की बात। तो टेम्परेचर में क्या है, इसमें भी वही है कि पृथ्वी में नीचे जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, कैसे बढ़ता है, आप ऐसे समझिए कि आप जब नीचे होते हैं, ठीक है, ऊपर ये होता है क्रस्ट, ये देखिए, ये आपका है क्रस्ट, ठीक है, पूरा भाग ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, और ये आपका मेंटल है, ये क्रूड है, ठीक है, तीनों को समझ लीजिए, मेंटल, क्रूड। तो ये चीजें हैं। अब इसमें टेम्परेचर कैसे मापा जाता है, टेम्परेचर आप जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, ठीक है, टेम्परेचर की अलग उसका चलता है। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब कैसी थी, हम पिछली क्लास में बता चुके हैं, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी गर्म थी। अब गर्म थी, धीरे धीरे ठंडी हुई, सिकुड़न हुआ, धीरे धीरे ठंडी हुई, लेकिन बताया जाता है कि जो पृथ्वी जब गर्म थी तो ऊष्मा का प्रवाह बाहर की ओर होता है, पृथ्वी का जो अंदर की चट्टानें हैं उसका प्रवाह बाहर की ओर होता है, ठीक है। और जब से पृथ्वी गर्म थी, जब से बनी है, तब से वो भी पूर्णतः ठंडी हुई या नहीं हुई, ये भी बात है, क्योंकि जब कोई चीज गर्म है तो वो ठंडी भी होती, धीरे धीरे हो रही है अभी ठंडी या नहीं हो रही है, ये क्वेश्चन आता है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन आप देख लीजिए कि पृथ्वी जब गर्म थी धीरे धीरे ठंडी हुई, वो बात अलग हो गई, वो धीरे धीरे हो रही ठंडी, वो होती जा रही, लेकिन जो चट्टाने हैं, जो इसके नीचे चट्टाने हैं, वो भी ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। वो कैसे ऊष्मा उत्पन्न करती हैं, ऊष्मा कहाँ से जनन जनन कहाँ से होता है ऊष्मा का, मतलब ऊष्मा बन कहाँ से रही है, वो तो जो ऊष्मा थी गर्म थी वो धीरे धीरे ठंडी हो गई, लेकिन
अंदर बनती भी है ऊष्मा। कैसे बनती है? देखो, ऊष्मा का जनन मुख्य रूप से रेडियो सक्रिय पदार्थों से होता है। किससे होता है? यहाँ पर जो ऊष्मा का जनन रेडियो सक्रिय पदार्थों से, रेडियो सक्रिय पदार्थ तथा गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ये बात जरूर ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शनल में पूछी जाने लायक बात है कि पृथ्वी की जो ऊष्मा है वो कैसे बन रही। तो जनन कहाँ से हो रहा है पृथ्वी में ऊष्मा का? वो यहाँ से हो रहा है। पृथ्वी में 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। ये बात अनुमानों से पता चली है, ठीक है, जिससे टेम्परेचर मापा जाता है उससे ही अनुमान लगाया गया है कि जब आप 32 मीटर गहराई पर जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये भी बात याद रखेंगे। अब तापमान है कितना कितना वो भी देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि तापमान का होना भी, पता भी होना जरूरी है कि कितना तापमान कहाँ पे बिलोंग करता है। तो सबसे ज्यादा तापमान है क्रोड का। किसका है? सबसे ज्यादा तापमान है क्रोड का। कितना है तापमान क्रोड का? तापमान का क्रोड है, सॉरी, क्रोड का तापमान है, क्रोड का तापमान है, यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए, ऊपरी परपटी का तापमान तो ज्यादा रहेगा नहीं, और ऊपरी परपटी के नीचे एक ये भाग आता है जिसको कहते हैं दुर्बलता मंडल। कौन सा मंडल कहते हैं? दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल इसको क्यों कहते हैं? यहाँ पे मैग्मा भरा हुआ है। क्या है? मैग्मा, पिघली हुई है चट्टानें। तो इसका तापमान है लगभग 2000 से लेकर 3000 किलोमीटर, सॉरी सेंटीग्रेड, 2000 डिग्री से 3000 डिग्री सेल्सियस है। कहाँ का तापमान? ऊपरी मेंटल में जो लावा भरा हुआ है। इस यहाँ तक आते आते जब 2000 डिग्री सेल्सियस हो गया तो इसका भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ रहा है तापमान, ठीक है। फिर नीचे चलेंगे तो क्रोड का अंततः आते आते 4500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना हो जाता है? 4500 डिग्री सेल्सियस। तो बात यहाँ पे 2 पॉइंट निकल के आए। ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल का तापमान, टेम्परेचर कितना है? 3000 से 2000 से 3000 तक, ठीक है। और क्रोड का टेम्परेचर 4500 डिग्री सेल्सियस। तो ये दो बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। तापमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और तापमान बन कैसे रहा है? वो उसका जनन कैसे हो रहा है? रेडियो सक्रिय पदार्थ है वहां पर, वो कार्य कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। वो सब चीजें क्या करती हैं? ऊष्मा जनरेट करती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जब जो ऊष्मा का जनन है, अब ऊष्मा देखो दो प्रकार से पृथ्वी पर आती है और उसका प्रवाह होता है। प्रवाह समझ लीजिए, यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं, ऑप्शनल में शायद पूछ सकता है। ये पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी पर दो जगह से ऊष्मा प्राप्त होती, एक तो सूर्य से, एक तो सन से आएगी किरणें, और एक पृथ्वी की आंतरिक संरचना से, ठीक है। पृथ्वी के भीतर से ऊष्मा आती है। अब पृथ्वी की जो आंतरिक भाग से जो ऊर्जा आती है वो क्या होती है? जो आपका पृथ्वी पर स्थलाकृतियां हैं उन पर इफेक्ट डालती है। कैसे? जैसे कि आप देखिए कि जब भूकंप वगैरह आते हैं, प्लेट टेक्टोनिक होती हैं, ये सब चीजें रहती हैं, तो नीचे हम अभी आपको आगे भू संचलन पढ़ाएंगे, तो वहां पे हम दो बल पढ़ाएंगे। कौन से बल? एक होता है आंतरिक बल, एक होता है बाहरी बल, ठीक है। तो आंतरिक बलों की क्रिया द्वारा पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां बनती हैं, ठीक है। कौन कौन सी हो गई? पर्वत, पठार, मैदान,
ठीक है, इस प्रकार की आकृतियां किससे बनती हैं? आंतरिक बलों के द्वारा। अब जब आंतरिक बल लगते हैं तो प्लेटों का संचलन होता है, ठीक है, स्थलखंड चलते हैं, टकराते हैं, तो उससे चीजें निर्माण होती। अब वो जो बल है वो किस प्रकार से कार्य करते हैं? वो बल इसी ऊष्मा की वजह से, जो पृथ्वी के अंदर जो ऊष्मा है, जो टेम्परेचर है, उसी से ये उत्पन्न होते हैं और वो बल कार्य करते हैं। और बाहरी बल क्या हुआ? आधी तो ये विकर्ण हो जाती है ऊष्मा सूर्य की, और सूर्य की ऊष्मा पहले आती है डायरेक्ट पृथ्वी की सतह को, डायरेक्ट पृथ्वी की सतह क्या करती है? गर्म करती है। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे उसका क्या होती है? विकर्ण करती है। धीरे धीरे वो जब शाम को होती है फिर निकलना प्रारंभ करती है। फिर वो जो वायुमंडल होता है उसको घेरने का कार्य करता है। अगर वहां पर CO2 की मात्रा ज्यादा मात्रा में हो गई तो वो धीरे धीरे निकलेगी, और ज्यादा बढ़ गई तो कहो निकलने ही ना दे। इसीलिए इसी से ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, दो प्रकार से ऊष्मा आती है, एक सूर्य द्वारा और एक पृथ्वी के आंतरिक क्रियाओं द्वारा। आंतरिक क्रियाओं से क्या होता है? आंतरिक बल उत्पन्न होते हैं। उससे क्या होता है? उससे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां उत्पन्न होती हैं। और सूर्य से आपकी जो मौसमी संबंधी घटनाएं हो गई और अनाच्छादन की क्रियाएं हो गई, वर्षा अर्षा, ये सब चीजें संबंधित रहेंगी। दो प्रकार से टेम्परेचर आता है। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं इसकी संरचना में, बस समझ लो कि क्या चीजें रहती हैं। अब नेचुरल सोर्स जरूरी है, इस ये महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि इनमें दो महत्वपूर्ण चीजें आती हैं। एक तो आती है ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया, और दूसरी आती है इसमें भूकंप। अभी ये दोनों टॉपिक हम ऐसे ही पढ़ लेंगे, जब विस्तार से पढ़ेंगे तो और चीजें आपको क्लियर होंगी। भूकंप और ज्वालामुखी आपके क्यों आते हैं? इसका रीजन है केवल प्लेट टेक्टोनिक। क्या है? प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक क्या है? जब पृथ्वी जो है, ऊपर क्रस्ट है, वो प्लेटों के सहारे क्या मैग्मा पर तैर रहा है। ये बात समझिए। सीमा है, सीमा पर स्याल तैर रहा है। अब ये स्याल सीमा क्या है? ये एक थ्योरी है, एक महोदय है, उन्होंने बताया पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो ज्वालामुखी और भूकंप ये दोनों क्रियाएं प्लेट टेक्टोनिक की वजह से होती हैं। अब ज्वालामुखी क्रिया से हम क्या चीजें देखते हैं और भूकंप से क्या चीजें देखते हैं, वो चीजें समझ लीजिए। जैसे ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी जब विस्फोट होते हैं, ठीक है, तो उससे लावा आता है। लावा आता है तो लावा से हम ये अनुमान लगा लिया कि पृथ्वी के अंदर कहीं ना कहीं एक भाग ऐसा है जहां पर मैग्मा भरा हुआ है। ठीक है, लावा भरा हुआ है, वही तो तभी बाहर आता है। ठीक है, तो वो लावा कहाँ पर है, क्या चीजें हैं, वो हम भूकंप से जान पाते हैं। कैसे? दोनों चीजों को समझ लीजिए। देखो, ज्वालामुखी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पर भूकंप ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? कि ज्वालामुखी में केवल लावा का आना, उससे यही पता चलता है ज्वालामुखी क्रिया से कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसी जगह मौजूद है जहां पर लावा भरा हुआ है, यानी कि जो चट्टाने हैं वो तरल अवस्था में, इतना टेम्परेचर बढ़ गया कि वो जो पदार्थ हैं, जो चट्टाने हैं, वो पिघल गई, तो पिघली अवस्था में है। जब टकराव हुआ चट्टक प्लेटों का तो वो आंतरिक बलों द्वारा ऊपर लावा आता है। ठीक है, तो वो चीज हमको ज्वालामुखी से पता चलती है। अब ये ज्वालामुखी से ही तो पता चलेगा कि मैग्मा है, लेकिन कहाँ पर है? वो भूकंप की क्रिया द्वारा पता चलता है। कैसे? देखो, भूकंप क्या है? भूकंप में तीन प्रकार की लहरें काम करती हैं, वेव्स। क्या कार्य करती हैं? वेव्स, तीन प्रकार की। पहली होती है पी वेव्स, दूसरी होती है एस वेव्स, और तीसरी होती है एल वेव्स। ठीक है, एल वेव्स को लव वेव्स भी कहते हैं। प्राकृतिक, प्राथमिक, द्वितीयक और लव वेव्स, इस प्रकार से कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये लहरें क्या कार्य करती हैं। ठीक है, भूकंप कैसे आता है? जैसे कि मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ पर एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। ठीक है, ये दोनों प्लेट आपस में टकराई। अब टकराएंगी जो चीजें तो कंपन करेंगी, कंपन करेंगे तो यहाँ पर भूकंप का बन गया केंद्र। क्या बन गया? भूकंप का बन गया केंद्र। ये हो गया भूकंप का केंद्र। यहाँ से भूकंप क्या होता है? उत्पत्ति होती, जन्म लेता है भूकंप। और ये जो वेव्स हैं, अब यहाँ से इसकी तरंगें निकलती हैं। क्या निकलती? तरंगें, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। पी तरंग जो होती हैं वो चलती हैं अनुदैर्घ्य में, अंधैर्घ्य में, अंधैर तरंगों के रूप में चलती हैं।
और एस वेव्स होती हैं वो अनुप्रस्थ। अब अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ क्या है, देखो जो अनुदैर्ध्य है वो आपकी इस प्रकार से चलेगी कि वो जिस दिशा है, जैसे मान लो वेव की दिशा ये है, इधर की ओर जानी है लहर, तो वो इसी दिशा में क्या करेगी, कंपन करेगी इसी दिशा में, ठीक है, इसी दिशा में ऐसे कंपन करेगी, ठीक है। तो ऐसी स्थितियों को कहते हैं अनुदैर्ध्य। क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य। और दूसरी है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ में क्या होगा बेटा, अनुप्रस्थ में होता है ये लहरें ऊपर की ओर उठेंगी इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से चलेंगी। देखिए दिशा इसकी ये है, लेकिन ये लहर ऊपर जा रही, नीचे आ रही, फिर ऊपर जा रही, ये नीचे आ रही, फिर ऊपर जा रही, फिर नीचे, इस प्रकार से चलेगी, यानी कि इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से चलेगी लहर, ऊपर नीचे, ना कि वो सीधी इधर की। और ये कंपन इसका सीधा करेगी, ये कंपन ऊपर नीचे करेगी, इस प्रकार से। मतलब ये थोड़ा आपकी कह सकते हैं वक्राकार प्रकार से चलती है एस वेव्स, ठीक है। और पी वेव्स सीधे टाइप की चलती है, ठीक है। तो अब कहाँ बात कर रहे थे हम, यहाँ। तो जो वेव्स हैं इसको हम थोड़ा अच्छे से समझाते हैं नए चित्र में। इसमें देखो ये जन्म लिया पृथ्वी की, जो केंद्र हो गया ये, ठीक है, ये हो गया केंद्र। अब माना जाता है कि जो एस वेव्स हैं वो ठोस अवस्था में चलती हैं, लेकिन द्रव अवस्था में या तो उनकी गति मंद हो जाती है या बहुत धीमी पड़ जाती है। देखो हमने इन वेव्स के बारे में डिटेल में इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि अभी हम भूकंप के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर इनके बारे में अच्छे से जान लेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जान लो। पी वेव्स क्या है, पी लहरें अंधेर रूप से चलती हैं तथा इनकी गति घनत्व बढ़ने के साथ बढ़ती है। अब घनत्व बढ़ने के साथ बढ़ती है तो घनत्व तो बढ़ रहा है, तो इनकी गति भी बढ़ेगी, ठीक है। पी लहरों की गति कृष्ट में 6 किलोमीटर पर सेकेंड। ये बात निकल के आई कि पी तरंग कृष्ट में इसकी गति 6 किलोमीटर लगभग पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 6 किलोमीटर गति करती है कृष्ट में। अब धीरे धीरे क्या, घनत्व तो बढ़ रहा है नीचे की ओर, तो इसकी गति बढ़ती जाएगी और यह बढ़कर क्रोड तक पहुंचते पहुंचते कितनी हो जाती है, इसकी गति बढ़ के 11 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाती है। कितनी हो जाती है, 11 किलोमीटर पर सेकेंड। तो पी तरंग जो है वो सबसे तेज चलती है। अब ये चलती कैसे है ये समझ लो, बस यही हम समझाना चाह रहे हैं तुमको। इस प्रकार से चलती है ये, ठीक है, इस प्रकार से। ये ज्यादातर सीधी चलती है, तो सीधी चलेगी तो इस प्रकार की चलेगी, ठीक है। जहां पर बना केंद्र वहां पे ये चलेगी पी तरंग। ये कौन सी तरंगें हैं, पी वेव्स, ठीक है। पी वेव्स ऐसे ही चलेंगी। अब जैसे आ जाते हैं हम दूसरी एस वेव्स पर। एस वेव, एस वेव्स में क्या होता है, यह अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं जिनकी चाल या गति पी तरंगों से कम होती है, ज्यादा ये स्पीड में नहीं चलती हैं, तथा यह तरल माध्यम में प्रवेश करने पर या तो लुप्त हो जाती है या इनकी गति धीमी पड़ जाती है, ठीक है। इस प्रकार जब तरल लुप्त हो जाती है और एस तरंगें पृथ्वी के कोर में प्रवेश करने पर लुप्त हो जाती हैं, जो उसकी द्रव अवस्था में होने का प्रमाण करती हैं। देखो बहुत अच्छी चीज निकल के आ गई। जो क्रस्ट का ऊपरी भाग है वहां पर तो है मैग्मा, लेकिन जब नीचे क्रोर में हम पहुंचते हैं, क्रोर मतलब क्रोड, लास्ट वाला भाग, वहां पर जब पहुंचते हैं वहां पर एस तरंगें इस प्रकार से चलती हैं। ये चली गई एस तरंग, ये चली गई, इस प्रकार से तरंग चली गई, क्रोड, क्रोड तक पहुंचती नहीं है, पहले ही घूम जाती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से ही घूम जाती है, एस वेव्स है। घूम गई तो यहाँ पर बनता है ये जोन, ये जो दिख रहा है आपको, ये जोन बनता है, इसको कहते हैं, का नाम क्या है, देखो नाम नहीं आ रहा है, का नाम होता है छाया मंडल। पी तथा एस का छाया मंडल यहाँ पर बनता है। छाया मंडल मतलब यहाँ पर कोई वेव्स प्रवेश नहीं करती। एल वेव्स और देख लो, एल वेव्स केवल ऊपरी सतह पर चलती है,
लेकिन ये सबसे धीमी गति से चलती है, इसीलिए सबसे ज्यादा विनाश करती है। एल वेव्स, ठीक है, एल वेव्स सबसे धीमी चलती है और सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है एल वेव्स। एस वेव्स कोर में नहीं जाती है और ये द्रव में चल ही नहीं पाती, लुप्त हो जाती। तो सीधा सीधा इससे एक निकल के आ गया कि क्रोड जो है, क्रोड जो है वो आपका द्रव अवस्था में है। कैसा है? द्रव अवस्था में। क्रोड जो है वो कैसा है? द्रव अवस्था में है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। महत्वपूर्ण है कि क्रोड सब द्रव अब जब निकल रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो यहीं से आ रहा है। अब आता कैसे ये भी देख लो। जैसे कि ये है, मान लो एक प्रकार से ये पृथ्वी है, ठीक है, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, ठीक है। अब ये मान लो है नीचे क्रोड, ठीक है, ये है क्रोड। अच्छे से समझना, यहाँ पर है पूरा, जब बता रहे कि द्रव है तो यहाँ पर मैग्मा भरा हुआ है। क्या है? मैग्मा है, ठीक है, मैग्मा है, ये भरा हुआ है। और ऊपर की एक पतली परत है, यहाँ पर वो एक साथ लाइन में जमा है। हमने बताया कि दुर्बलता मंडल, ये कहाँ है? ऊपरी मेंटल में। तो यहाँ पर बीच बीच में इस प्रकार से मैग्मा चैम्बर्स हैं। क्या है? बीच बीच में इस प्रकार के मैग्मा चैम्बर, मैग्मा चैम्बर उसे कहते हैं जहां पर मैग्मा के भंडार हो। ठीक है, अब ये बात स्पष्ट हो जाएगी यहाँ पे कि जो मेंटल का जो नीचे वाला भाग है वो पूरा द्रव अवस्था में नहीं है, वहां पर कहीं कहीं मैग्मा के चैम्बर हैं। ऊपर वाली पट्टी है लेकिन उसके नीचे कहीं कहीं ठोस पदार्थ है, कहीं कहीं मैग्मा भरा हुआ है। फिर जब हम कोर में आ जाएंगे, क्रोड में, नीचे वाले में भाग में, वहां पर द्रव भरा हुआ है। तो अब ये कार्य कैसे करता है? जब ये प्लेट इधर आ रही है, ये प्लेट इधर आ रही है, टकराती है, तो जो भारी प्लेट होती है वो नीचे जाती है, जिसको कहते हैं महासागरी प्लेट, वो भारी होती है। तो जब ये नीचे जाती है, नीचे गलना प्रारंभ हो जाती है, आंतरिक बलों के कारण ये मैग्मा क्या होता है? ऊपर आता है। ठीक है, कारण कई हो सकते हैं। आंतरिक बलों के द्वारा, यहाँ पर लिखेंगे आंतरिक बलों के द्वारा, इंटरनल फोर्स के कारण ये मैग्मा ऊपर उठता है। ऊपर उठता हुआ दरारों से वो इस प्रकार से बाहर आता है। ऊपर जब आ जाता है तो उसको लावा कहते हैं। नीचे मैग्मा है, ऊपर लावा। इस प्रकार से क्या होता है, हमको पता चलता है कि नीचे क्रोर वाला भाग द्रव अवस्था में है। तो इससे ये हमको जानकारी मिल गई। ठीक है, अब हमने पृथ्वी के अंदर की जानकारी को इकट्ठा कर लिया है। क्या चीजें हैं? घनत्व के बारे में जान लिया, प्रेशर के बारे में जान लिया, तापमान के बारे में जान लिया, ज्वालामुखी में जो लावा आता है वो कहाँ से आ रहा है ये भी जान लिया, भूकंप से क्या पता चला कि पृथ्वी के अंदर कहाँ पे द्रव भरा हुआ है ये भी पता पड़ गया। अब हमको एक स्पष्ट इसका संगठन निकालना है कि किस प्रकार का संगठन है। तो संगठन सबसे पहले किस प्रकार का है तो देख लीजिए। ये हो गया आपका क्रस्ट, ये हो गया बीच का मेंटल। ठीक है, इस क्रस्ट में ये सबसे पहले ऊपरी परपटी आती है। ठीक है, क्या आती है? ऊपरी परपटी आती है। इसको बाद देखें, पहले रासायनिक संगठन देख लो। एक महोदय आए स्वेस। कौन महोदय आए? स्वेस महोदय। स्वेस महोदय ने बताया पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। उनका जो मत है वो प्रसिद्ध है, उसको देख लेते हैं। उन्होंने बताया कि पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग हो गया वो क्रस्ट है, फिर है सियाल, फिर है सीमा, फिर है निपे। उन्होंने क्रस्ट, मेंटल, क्रोड के बारे में नहीं बताया। ठीक है, उन्होंने सियाल, सीमा, निपे के बारे में बताया। ठीक है, सियाल क्या है? सियाल को उन्होंने बताया, सियाल क्या है? सियाल मानी एसआई फॉर सिलिका।
और Al फॉर एल्यूमिनियम। मतलब जो सियाल है, जो ऊपरी क्रस्ट है, वो सिलिका और एल्यूमिनियम का बना हुआ है, इसलिए इसका नाम सियाल रखा है इन्होंने। दूसरा पार्ट बताया उन्होंने सीमा। सीमा में क्या बताया? सी फॉर Si फॉर सिलिका, Ma फॉर मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम इन्होंने बताया कि जो मेंटल का वाला भाग है उससे नीचे का, वो सिलिका और मैग्नीशियम का बना हुआ है। निफे में बताया उन्होंने, निफे में निकिल और फेरियम का बना हुआ है। निकिल के से स्पष्ट होता है कि वहां पर चुंबकीय प्रभाव भी हो सकते हैं। इस प्रकार से ये स्वेस की है, ज्यादा कुछ है नहीं इस पे, बस ये समझ लो कि कौन सा सियाल है, कौन सा सीमा। निफे इन्होंने बताया कि जो सियाल है वो सीमा पर फ्रीली तैर रहा है, क्योंकि सीमा में क्या है? मैग्मा का ऊपर वाला भाग, अभी हमने बताया था, ये पूरा भाग क्या है? मेंटल का ऊपरी भाग द्रव अवस्था में है, तो उसी पर क्या है, जो ऊपरी सियाल है वो तैर रहा है। ये है स्वेस की अपनी विचार। लेकिन ये भी मान्य है, लेकिन एक अनुमान लगाया जाता है पूरा स्पष्ट। अब आपको हम ले चलते हैं जो आपको तैयार करना है, भूपर्पटी। ठीक है, भूपर्पटी सबसे ऊपरी भाग क्रस्ट पृथ्वी का। अब हम जानकारी ले चुके हैं क्या कैसा चीजें हैं, अब सीधा सीधा चीजों को समझ लेते हैं। भूपर्पटी यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी सबसे पतली परत है। ठीक है, इसकी मोटाई है, महासागरीय भूपर्पटी अगर बात करें तो 5 से 10 किलोमीटर है, और महाद्वीपीय भूपर्पटी है 30 से 70 किलोमीटर। ये फैक्ट है, आप इनको लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, जिससे आपको ये आसानी मिलेगी। ठीक है, इसके बाद महाद्वीपीय भूपर्टी हो गई, फिर मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी हुई है, एल्यूमिना की। ठीक है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिना लिख गया, और जिसे सियाल कहा जाता है। ठीक है, यह ठोस चट्टानों से बनी, और इसी पर महाद्वीप समुद्र पर्वत आदि मौजूद हैं। ये आपकी क्रस्ट है, क्रस्ट के बारे में सामान्य जानकारी है, इतनी आपके लिए बहुत है। ठीक है, इसके बाद आते हैं मेंटल। कौन सा आता है? मेंटल, मेंटल या मेंथल, मिथल भी कहते हैं। मिथल मेंटल का मतलब क्या होता है? यहाँ पर थोड़ी पिघली हुई चीजें हैं। यह भूपर्टी के नीचे परत और लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है। यह दो भागों में बांटी जाती है। ठीक है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल इसे एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, और निचले मेंटल को क्या कहते हैं? लोअर मेंटल कहते हैं। मुख्य तत्व सिलिका, मैग्नीशियम और लोहा भी इसमें पाया जाएगा, इसीलिए इसको सीमा कहा जाता है। इसमें मैग्मा होता है जो ज्वालामुखी के दौरान बाहर आता है, ऊपर वाली हमने जो परत बताई थी वो इसी में पाई जाएगी। यह ठोस और अर्ध द्रव दोनों रूप में है। ऊपर की जो पतली परत है वो द्रव अवस्था में, फिर नीचे ठोस है, फिर द्रव है, इस प्रकार से है। इसके बाद अंतिम जो आती है पृथ्वी के सबसे भीतरी हिस्सा, क्रोर। कोर या कह देते हैं हम इसको हिंदी में क्रोड। क्या कह देते हैं? क्रोड। कोर और क्रोड अंतर मत समझना, क्रस्ट, कोर को क्रस्ट मत समझना, ये गलती मत करना। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग जिसे बेरिक परत, बैरोस्फीयर कहा जाता है, यह दो भागों में विभाजित है, बाहरी कोर, आंतरिक कोर। ठीक है, उच्च दाब के कारण ये ठोस है, आंतरिक कोर, बाहरी कोर यह तरल अवस्था में। अब ये देखो यहाँ पर भी स्पष्ट हो गया, कोर है तो द्रव अवस्था में, लेकिन जो सबसे आंतरिक कोर है वो ठोस, लेकिन जो बाहरी कोर है वो द्रव अवस्था में। गहराई इसकी 2900 किलोमीटर से 6300 किलोमीटर, 63-71 किलोमीटर है। मुख्य रूप से लोहा और निकेल से बनी है, इसलिए इसे निफे कहते हैं, उल्टा लिख गया है। यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर ठीक है, इस प्रकार से चीजें रहेंगी। ये आपकी हो गई पृथ्वी की जानकारी। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं, ये सबसे उत्कृष्ट हो गया ऊपरी भाग। ठीक है, फिर आपका आएगा इसमें अपर मेंटल, फिर लोअर मेंटल, फिर आपका आ जाएगा ये पिघला हुआ भाग। देखो इसमें समझ लो, ये ऊपर ये पृष्ठ है ये वाला, इसके नीचे ये वाला, और फिर ये आपका यहाँ पे ठोस भी कण है, मैग्मा भी भरा हुआ है। ये तरल में है, ये पूरा ठोस देखो दिख रहा है, लोहे और निकेल का बना हुआ। इस प्रकार की संरचना है पृथ्वी की। ठीक है,
इसमें एक चीज और रह गई है, कुछ असंबद्धताएं। असंबद्धताएं का क्या मतलब है, देख लीजिए। कुछ असंबद्धताएं और हैं, एक फाइनल आपको चित्र देते हैं जिससे आप जानकारी ले पाएंगे। ठीक है, चलिए तो फाइनल की ओर चलते हैं। ये जो क्रस्ट है, अब क्रस्ट को हम अलग निकाल रहे हैं, ये देखना। ठीक है, ये हमने क्रस्ट को अलग निकाल लिया हमने क्रस्ट को अलग। अब क्रस्ट को अलग निकालने पर हम क्या देखेंगे कि इसको भी दो भाग हैं, एक है बाहरी क्रस्ट, एक है भीतरी क्रस्ट। ये भूपर पट्टी हो गया, इसको कहते हैं भूपर पट्टी। भूपर पट्टी, भूपर पट्टी में दो पार्ट। अब ये बनी किस किस चीज की है, यहाँ पर दो चीजें हैं। ये वाला है अवसादी चट्टान है, यहाँ पर अवसाद मिलेंगे आपको, क्या मिलेंगे, अवसाद मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको मिलेगा ग्रेनाइट। क्या मिलेगा, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। और ये वाला भाग आपका है बेसाल्टिक। क्या है, बेसाल्टिक। बेसाल्टिक है। तो ये चट्टाने हैं ऊपर की, सबसे ऊपर अवसादी चट्टाने हैं, फिर ग्रेनाइट चट्टाने हैं, फिर जो निचला क्रस्ट है वहां पर बेसाल्टिक चट्टाने मिलेंगी। अब आ जाओ मेंटल की बात करें तो। मेंटल की बात करें तो ये भी दो भागों में है। ठीक है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। यहाँ पर भरा हुआ है लावा, मैग्मा जिसको कहते हैं। तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, दुर्बलता मंडल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल कहते हैं इसको। फिर आता है ये ऊपरी मेंटल, फिर आता है ये निचला मेंटल। ठीक है, इसके बाद आएगा क्रोड, वो आपको पता ही है। अब यहाँ पर कुछ असंबद्धताएं हैं, कुछ चीजें हैं, वो और देख लीजिए। सबसे पहले चित्र पर चलते हैं, वहां पर चीजें अच्छे से मिल जाएंगी आपको। ये देखिए, तो ये सही से होता नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर कुछ विद्वानों ने जहां जहां पर वितरण थोड़ा भिन्न होता है, जब जैसे दबाव बढ़ा कम ज्यादा परिवर्तन होता है, जब कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनकी चट्टानों में, उनके दबाव घनत्व आदि तापमान में जब परिवर्तन हो रहा है, जहां से वहां पर कुछ असंबद्धताएं रखी गई हैं। सबसे पहली असंबद्धता है कोनार्ड असंबद्धता, सबसे ऊपर वाली, ये वाली। कौन सी है, कोनार्ड असंबद्धता। ठीक है, कोनार्ड असंबद्धता, नाम भी याद रखना, असंबद्धता पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी तैयार रखना, ये सभी असंबद्धताएं। फिर आता है ऊपरी क्रस्ट और निचला मेंटल। कौन सा हो गया, ऊपरी क्रस्ट और निचला मेंटल, या ये वाला भाग, इसमें होती है मोह असंबद्धता, मोह। फिर आता है ऊपरी ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच आती है रेप्टी असंबद्धता। ठीक है, रेप्टी या रिपेटी कह देते हैं इसको। फिर आती है निचला मेंटल और आउटर कोर, बाहरी क्रोड में गुटेनबर्ग। कौन सी आती है, गुटेनबर्ग। और अंतिम वाली आती है जो ये है, बाहरी
कोर और भीतरी कोर में ये आती है लेहमान लेहमान असंबंध। ये सभी असंबद्धताएं किसी न किसी व्यक्ति के नाम पर रखी गई हैं, उसने बताया है तो उन्हीं के नाम पर ये चीजें रखी गई हैं। ठीक है, गहराई से अगर सबसे पहले अब एक बात और यहाँ पर देख लीजिए, आप फाइनल चित्र बनाएंगे इसमें। हमने जैसे बताया, जैसे अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो सब के बारे में थोड़ा बता दिया, फिर फाइनल चित्र बनाएंगे तो यही रहेगा। अब इसमें सबसे पहले ऊंचाई देख लीजिए। ठीक है, ऊंचाई देख लीजिए, ऊंचाई दूसरे चित्र में दिखाते हैं, इसी में दिखाते हैं। ठीक है, ऊंचाई देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें ऊंचाई ऊपर से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि क्रस्ट की जीरो से लेकर या जितनी हो 100 किलोमीटर की, जीरो से लेकर 100 किलोमीटर क्रस्ट की। फिर क्रस्ट से जो ये दुर्बलता मंडल है ये 200 किलोमीटर तक गया है। कहाँ तक गया है? 200 किलोमीटर तक। फिर आ जाता है आपका यहाँ से लेकर दुर्बलता मंडल से आप पूरा चला जाएंगे क्रोड तक। ठीक है, पूरे चले जाएंगे कहाँ तक? क्रोड तक, जिसकी जो किलोमीटर है 250, 2000 किलोमीटर, लगभग 2500 किलोमीटर। ठीक है, 2500 किलोमीटर। और सबसे गहरी आपकी है 6371 किलोमीटर। यहाँ तक की गहराई तक पृथ्वी की गहराई मानी गई है, को केंद्र माना गया। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं चीज़ों को। ये आपका फाइनल चित्र बन जाएगा। ठीक है, इसमें आप चीज़ें दर्शा सकते हैं। ये ऊपरी भाग क्रस्ट हो गया, ये आपका दुर्बलता मंडल हो गया जहाँ पर चीज़ें भरी हुई हैं, ये ऊपरी मेंटल, ये लोअर मेंटल, ये आपका बाहरी क्रोड जो पूरा द्रव अवस्था में, फिर ये लोहा और निकिल का भरा हुआ ये ठोस अवस्था में पाया जाए। ठीक है, डेंसिटी आपको मालूम ही है कि इसका औसत घनत्व कितना है, ये सब चीज़ें। ठीक है, टेम्परेचर भी दो जगह पता पढ़ लो, बस बहुत है। ठीक है, और इन वेव्स के बारे में भी जानकारी रखना। ठीक है, रासायनिक संगठन में आप इसको याद रखेंगे, सियाल, सीमा, निफे को, और भूप्रवृत्ति के बारे में थोड़ी जानकारी इनके बेसिक है। ठीक है, अब जरा कुछ क्वेश्चनों के आंसर देते चलिए। आपको भी अनुभव होगा कि हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो हमको आ रही हैं या नहीं आ रही। पहला है, व्हाट इज द एवरेज थिकनेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जो पृथ्वी है उसकी औसत मोटाई कितनी है? पृथ्वी की औसत मोटाई क्रस्ट में हमने बताई थी, पृथ्वी की औसत मोटाई है लगभग 31 किलोमीटर। कितनी है? 31 किलोमीटर। अब इसमें ऑप्शन 31 है नहीं, 30 है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट स्टेट ऑफ मैटर इज द अर्थ्स इनर कोर इन। व्हाट स्टेट ऑफ द मैटर इज द अर्थ्स इनर कोर इन। पृथ्वी के क्रोड में कौन सा भाग, पृथ्वी का क्रोड कैसा फॉर्मेट में है? लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, या प्लाज्मा का है? सबसे इनर कोर की बात कर रहा है, सबसे भीतरी कोर कैसा है? सॉलिड है। अभी बताया ठोस है। ऊपरी बेड क्रोस्ट है, ऊपरी क्रोड है द्रव का, नीचा वाला ठोस है। यहाँ पर कुछ ऐसे आपकी चीज़ें रखी गई हैं जो आप अपने नोट्स में बना सकते हैं। नोट्स के लिए आप जाना नहीं पड़ेगा कहीं। पृथ्वी का औसत घनत्व तो 5.5, धरातल का घनत्व 2.6 से 3.3 हमने बताया था। केंद्र का घनत्व 11 ग्राम घन सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी के अंतरतम का अत्यधिक घनत्व अत्यधिक दबाव के कारण है। अंतरतम निकल तथा लोहे का बना है। यह क्या करता है? सिद्ध करता है, चुंबकीय दशा को भी प्रमाणित प्रमाणित करता है।
पृथ्वी के ऊपर नीचे जाने पर 100 मीटर पर क्या है, 2 या 3 डिग्री तापमान बढ़ता है। हमने 30 मीटर बताया था, 30 मीटर में 1 डिग्री तापमान, यहाँ पर 3 डिग्री बता रहा है 100 में। ठीक है। दुर्बलता मंडल आंशिक रूप से द्रवित या गलित 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है, और गहराई पर जहाँ टेम्परेचर 1100 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो आप लिख सकते हैं आप नोट्स के रूप में। पृथ्वी में ऊष्मा का जनन मुख्य रूप से रेडियो सक्रिय पदार्थ तत्वों गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से होता है, ये भी हम बता चुके हैं। ठीक है। इस प्रकार से चीजें आप समझ सकते हैं। चलिए फिर कुछ क्वेश्चनों के आंसर देते चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका नेट में पूछा गया है भैया। ये क्वेश्चन ऊपर वाला जो है वो नेट में पूछा गया है 2023 के नेट में पूछा गया है। ये वाला कि बाह्य क्रोड आंतरिक क्रोड से तरंगों के वेग के अंतर आधार पर विलय किया जा सकता है। बताइए भैया क्या होगा आंसर। क्या कह रहा है कि बाह्य क्रोड, ऊपरी क्रोड है, वो आंतरिक क्रोड से तरंगों के वेग में अंतर के आधार पर विलय किया जा सकता। कौन सी तरंगों के अंतर में आते हैं, कौन सी तरंगे हैं जिनमें अंतर आता है, पी एस एल, पी तथा एस, एस या पी। तो पी तथा एस दोनों तरंगों में अंतर आता है, वहां पर एस तरंग तो बिल्कुल लुप्त ही हो जाती है, पी की गति बढ़ जाती है। तो एस और पी दोनों तरंग। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स आउटर कोर। आउटर कोर बाहरी कोर का कौन मेन चीज है, सॉलिड आयरन है या लिक्विड आयरन एंड निकेल है, सिलिकेट है या कार्बन है। तो लिक्विड और सॉलिड निकेल में पाया जाएगा। ठीक है। दो क्वेश्चन और अंतिम है। व्हाट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कार्ड। सबसे पृथ्वी की गहरी कोर, गहरी लेयर कौन सी है, क्रस्ट है, कोर है, मेंटल। तो क्रस्ट है, सबको पता है। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मेंटल। मेन कंपोनेंट मेंटल का क्या है, सिलिकेट रॉक्स हैं, उसमें आयरन एंड निकेल है, कार्बन है या वाटर है, क्या है इसमें। सिलिकेट्स रॉक्स हैं इसमें। ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपको हम देते रहेंगे। आपको इससे अनुमान लगता है कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है। हरी शरणम लर्निंग हब पर आपको 2 टीचर अवेलेबल मिलेंगे। हमारा ज्योग्राफी रहेगा, इकोनॉमिक्स, जीएस, संस्कृत, रीजनिंग, और इनका रहेगा भैया का केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें रहेंगी। आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको इन सब्जेक्टों से संबंधित तैयारी करनी है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। भू संचलन, भू संचलन है नहीं, महासागरीय नितल की उत्पत्ति है टॉपिक, अच्छे समझेंगे। ठीक है। अगर कोई भी आपको इसमें दिक्कत हो समझने में तो आप उसको कमेंट में बताइए, जो भी टॉपिक समझ नहीं आ रहे हैं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।